बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, जैसे कि आप भी जानते हैं, और जो ये सिचुएशन चल रही है उस हवाले से बात करेंगे। होता कुछ यूँ है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, जिस पर तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग करवाई जानी थी, लेकिन मामला कुछ उलट हो जाता है। और होता कुछ यूँ है कि वज़ीर कानून जो है फवाद चौधरी, वो उस पर अपनी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी साजिश है और बैरूनी मुदाखलत है, जिसकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने फौरी तौर पर अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि वो इस तहरीक अदम एतमाद को की करारदाद जो है उसको मुस्तरद करार देते हैं। और उसी पर कल दोबारा फिर से इजलास बुलाया जाता है कौमी असम्बली का। सुप्रीम कोर्ट उस पर खुद से नोटिस लेती है, खुद नोटिस लेती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया जाता है और कहा जाता है कि डिप्टी स्पीकर जो है असम्बली कासिम सूरी, उन्होंने जो 3 अप्रैल की रूलिंग दी है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और सदर मुमलिकत की जानिब से जो कौमी असम्बली को तहलील किया गया था उसको भी गैर कानूनी और गैर आइनी करार देते हुए उसको भी बहाल कर दिया गया, कौमी असम्बली को भी बहाल कर दिया गया। ये तमाम तरह सिचुएशन है जो आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो सारा इस टाइप सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, कल फिर से रूलिंग को गैर मुस्तरद करार दे दिया है, कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठता है और मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया जाता है। क्या समझते हैं आप, अब अगला लाहे अमल क्या होने वाला है पाकिस्तान में? कल फिर से इजलास बुलाया गया है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग भी करवाई जानी है। देखिए, हम हमेशा से इस प्रोग्राम में कहते रहे कि इमरान खान के एडवाइज़र, इनके हाली मवाली सब जो हैं वो गलत हैं और इनकी चॉइस गलत है और उन्होंने इनको बदनाम कर दिया है। करप्शन बढ़ गई है, इनको गलत मशवरे देते हैं। तो ये जो हुआ है कल, ये इसके पीछे जो हाथ है फवाद चौधरी साहब का है। ठीक। इसके पीछे हाथ जो है एडवाइज़र दूसरा इनका है, वो बाबर अवान है, उनका है। इसके पीछे हाथ शहबाज गिल का है। गलत मशवरे दे के इन्होंने, और ये कौमी असम्बली के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको उन्होंने एक बहाना करके कैंसिल करा दिया कासिम सूरी से, और जिसकी वजह से मुल्क में एक इंतशार फैल गया, मुल्क की इकॉनमी बैठ गई, इन्होंने गवर्नमेंट तोड़ दी, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, असम्बली टूट गई, पूरा का पूरा मुल्क बैठ गया और डॉलर जो है वो विदिन 5 डेज जो है वो 10 रुपये नीचे गिर गया, ठप हो गई। स्टॉक एक्सचेंज हज़ारों लाखों रुपए, अरबों रुपये का लॉस हो गया। पूरा मुल्क बगैर हुकूमत के चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस लिया। सुमोटो केस लेके उन्होंने 3 अप्रैल के, वो पूरी दुनिया को पता है कि हुआ क्या, कि वो कल जो है उसके वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? मुहर्रकात ये हैं कि आप याद करें कि हमने प्रोग्राम किया था जब ये CPI आई थी 25 जनवरी 2022 को, कि जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो यानी 23 कंट्री नीचे हो गई 2003 साल में, और स्कोर जो है 5 नीचे हो गया 3 साल में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक डाउनफॉल है। तो वो इन लोगों की वजह से है, और उनकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें आप ये देखेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया था कि ये सारा का सारा जो हुआ है इसमें रूल ऑफ लॉ, करप्शन की वजह से नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर की वजह से है। रूल ऑफ लॉ का मीन ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में है, और स्टेट कैप्चर है, ये स्टेट कैप्चर ना उसको रूल ऑफ लॉ का पता है ना उसको स्टेट कैप्चर का पता है। रूल ऑफ लॉ जो है वो है, उसकी डेफिनेशन जो है बड़ी क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ इज एक कमाल है। कि रूल ऑफ लॉ ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हुक्मरानी है कि नहीं है। ठीक। कि आप हर चीज़ कानून से कर रहे नहीं कर रहे। गैर कानूनी हरकत सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये और गलत हुआ है। अभी खबर आई है कि पीका ऑर्डिनेंस जो है, जो भी फवाद चौधरी ने, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, चलो उसने कराया था अगेंस्ट सिविल सोसाइटी और मीडिया को कि उनको अरेस्ट कर लेंगे बगैर किसी वजह के FIA 5 साल के लिए। वो ऑर्डिनेंस इशू कराया, ऑर्डिनेंस इशू करा के, और उसके तहत जो है वो मोहसिन बेग को अरेस्ट कर लिया फौरी तौर पर। वो मुराद सईद की कंप्लेन जो लाहौर में कराई, और कंप्लेन लाहौर में हुई है सुबह 9 बजे, और 9:30 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग को अरेस्ट कर लिया। ठीक। उसके ऊपर यानी
پاکستان کی بدقسمتی ہے، عمران خان کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے عمران خان کو مروا دیا، اس کی شخصیت کو تباہ کر دیا، اس کی حکومت توڑوا دی اور اس کی پارٹی کو ڈاؤن فال کر دیا۔ وہ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ نے کیس کیا تھا اور محسن بیگ نے اس کے اوپر اور اس کو امیڈیٹلی بیل پہ سپریم کورٹ نے چھڑوایا اور ایف آئی اے کو کہا کہ آپ نے یہ کیسے کیا، پھر گورنمنٹ کو بلایا کہ یہ آرڈیننس کیسے نکالا۔ آج ہی کی خبر ہے کہ وہ جو کورٹ کے اندر اس سے پوچھا کہ آپ نے ان کو محسن بیگ کو اریسٹ کیسے کر لیا تھا جبکہ آپ کے پاس وارنٹ نہیں تھا، تو ڈائریکٹر ایف آئی اے کہتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے بغیر وارنٹ کے بھی اریسٹ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ قانون ہے، پاکستان ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ کے۔ ہم مختلف طریقے سے کہا کہ یہ آپ کون سے قانون کے تحت کسی بھی شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے۔ پھر انہوں نے پورا کا پورا قانون جو ہے غیر آئینی قرار دے کے کل عدم، یہ دوسرا شوق ہے عمران خان کو 2 دن کے اندر۔ کل جو ہے وہ اس کو غیر قانونی قرار دیا قاسم سوری۔ قاسم سوری کون ہے؟ قاسم سوری کا جو ہسٹری آپ دیکھیں گے کہ قاسم سوری جو ہے وہ الیکشن جیتا تھا اور اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ 2018 میں الیکشن جیتا، اس پہ رئیس ثانی تھا پیپل پارٹی کا، اس نے کیس کر دیا کہ جعلی ووٹ سے جیتا ہے۔ 60,000 ووٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرا دیے انہوں نے، قاسم سوری نے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 27 ستمبر 2019 پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے اس کو ڈی سیٹ کر دیا قاسم سوری کو، اور ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو ہے اس کو، اور الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہ قاسم سوری صاحب جو ہے وہ امیڈیٹلی سپریم کورٹ چلے گئے اور 8 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے دے دیا۔ وہ کورٹ کی بینچ کون سی تھی؟ عطا بدیال صاحب اس کے بینچ کے اندر سے۔ یہ آپ ڈیٹ یاد رکھیں، 19 اکتوبر 2019۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج تاریخ ہے 8 اپریل 2022۔ 19 20 21 22 تقریباً 3 سال، 2.5 سال، پونے 3 سال ہو گئے، وہ اسٹے پہ چل رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ 3 سال سے کیوں اسٹے پہ رکھا ہوا تھا اس کو؟ اس کے اوپر فیصلہ دے دے غلط یا صحیح ہے۔ غلط فیصلہ اگر مل جاتا تو اس کو یہ چلا جاتا، تو یہاں پہ میرٹ پہ کوئی صحیح آدمی بیٹھا ہوتا۔ اس نے پتا تھا اس کو کہ یہ فیصلہ آئے گا اور میں اس کے اندر مجھے ڈی سیٹ کریں گے سپریم کورٹ، اور اس کے اندر مجھے سارے اپنے پیسے واپس کرنے پڑیں گے، جو تنخواہیں ہیں ملازمات، وہ تقریباً 2-3 لاکھ روپے مہینے کی ہوگی۔ اگر 3 سال 4 سال ہو گئے اس بات کو تو 4 سال کے حساب سے کوئی 1.5-2 کروڑ روپے۔ تو اس نے یہ اسمبلی توڑوا دی کہ یہ ختم ہو گیا تو اس کا کیس بھی ختم ہو جائے۔ مطلب یہ حال ہے کہ رول آف لا، اسٹیٹ کیپچر یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ملک جو ہے وہ ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ اس میں اب آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بابر اعوان صاحب کا کیا کردار ہے۔ بابر اعوان صاحب نے جو ہے وہ پہلے، آپ یاد کریں کہ وہ آصف زرداری صاحب کے وکیل ہوتے تھے، اور کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں 2012 میں جو ایک کیس تھا اس کا سوئس بینک کا، اس میں لیٹر لکھنا تھا پرائم منسٹر نے۔ بابر اعوان صاحب نے ان سے کہا کہ لیٹر جو ہے وہ نہیں لکھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو اس کیس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر شپ ان کی چلی گئی تھی، کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا تھا۔ اس پہ بابر اعوان صاحب نے کورٹ کے باہر آگے سپریم کورٹ میں کورٹ کے خلاف بیانات دیے، ان کی وکالت نامہ کینسل کر دیا سپریم کورٹ نے، کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دی تھی۔ اب اس کے اندر بھی وہ وکیل بن کے چلے گئے پی ٹی آئی کے، اور پہلے تو پہلے ان کے ساتھ یعنی سارے یہی بنا رہے نا، 3 آدمی تھے پوری حکومت میں لا بنانے والے، ایک فاروق نسیم منسٹر لا، ایک بابر اعوان صاحب ہیں، ایک دوسرے جو ہے وہ اپنے ظفر ایڈوکیٹ علی ظفر، تو یہ لوگ تھے۔ اب فاروق نسیم تو پروفیشنل آدمی ہے، یہ جو خالد جاوید اٹارنی جنرل پروفیشنل آدمی، وہ ایسے غلط کام نہیں کرتے، تو انہوں نے غلط مشورے دے دے کے عمران خان صاحب کو یہ والا بھی جو ہے یہ پی کا آرڈیننس بھی انہوں نے ایشو کرایا، انہوں نے جو ہے یہ اسمبلی توڑوانے کا بھی کرایا، انہوں نے ریزگنیشن کا بھی کرایا۔ یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا، اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، پریزیڈنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفائی ایشو کر دیا۔ اب اس کے بعد پریزیڈنٹ نے اس کو سیکشن اس کے کانسٹیٹیوشن کے یہ
टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, जो कि गलत था। इसलिए गलत हुआ कि 3 तारीख को वो नोटिफाई हो गया प्राइम मिनिस्टर, 3 तारीख से लेके और 7 तारीख तक वो प्राइम मिनिस्टरशिप प्रेसिडेंट के हुक्म पे करते हैं, जो इलीगल है, क्योंकि उसके नोटिफाई होना ज़रूरी था। और जो इनको काम किए इन्होंने ये 5 दिन में, वो गैर कानूनी है। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में आएंगी कि हुआ क्या इसके अंदर। फिर वो ख़त है जो वहाँ से आया, मेमो है। मेमो जो है वो जो इन्होंने लहराया था वो वाइट कागज़ था। मेमो जो होता है वो एक टेली प्रिंटर से आता है, वो येलो रंग का पेज होता है वो। अच्छा, वो कुछ और चीज़ है। और इसकी वजह से कि जो इन्होंने मेमो में ये बातें कर दी, ठीक है, ये पाकिस्तान की पूरी जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको मुसीबत में डाल दिया है कि उनके लिए अब रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया। वो बाहर की कंट्रियों में उनसे लोग जो डिप्लोमेट्स हैं वो बात नहीं करेंगे कि ये तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं। ये रिपोर्टें सीक्रेट होती हैं। इट इज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो एक सीक्रेट चैनल होता है, वो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, उनकी ये एडवाइस होती है। उसको आप डिक्लेयर करके और कि फलाने ने कह दिया, अमेरिका के पीछे लग गए और फलाने ने कह दिया, जबकि अमेरिका ने डिनाई कर दिया। अच्छा, अब वो खुद जो एम्बेसडर है असद, उनके लिए मुश्किल हो गई है कि वो आगे, वो तो बुलाया नहीं सुप्रीम कोर्ट, उनको बुलाते तो कह देते कि मेरा ये है ही नहीं। वजह ये कि मेमो जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके कोई प्रूफ नहीं होता, जिसका कोई यानी बैकग्राउंड नहीं होता, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, वो एक अपनी राय देता है। एज एम्बेसी आई वॉज एम्बेसडर फॉर 2 ईयर्स। हमें अपनी राय देनी होती है। उस राय की जो है बेसिस जो है वो अपनी राय होती है। वो सही या गलत होना ही है कि भाई मेरे ख्याल से ऐसे है। अब वो आती है तो फॉरेन एम्बेसी में, पाकिस्तान की फॉरेन एम्बेसी में, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर में डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल है, फिर सेक्रेटरी, वो देखते हैं उसको। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने मरवा दिया इमरान खान साहब को, ये देखे कि ये आ गया, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। वो कुछ भी नहीं था। तो ये इस वक्त जो है, अब इंशाल्लाह कल जो है वो उसके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि स्पीकर फौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाए और कौमी असम्बली इजलास हर सूरत 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे से पहले बुलाया जाए। अब देखते हैं कल क्या इस इजलास में सूरत हाल सामने आती है। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे K4 प्रोजेक्ट के हवाले से। बहुत पिछले प्रोग्राम्स में भी हम K4 प्रोजेक्ट के हवाले से बारहा बात कर चुके हैं। अभी जो चीज़ सामने आई है, जो इंकशाफात सामने आए हैं K4 प्रोजेक्ट के हवाले से, वो ये है कि वापडा ने प्राइम मिनिस्टर के अहकामात K4 की शिकायत के बारे में दिए थे, जिन अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। इस बारे में बात करेंगे हम अपने मौजूद मेहमान से। जी सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हम बता रहे हैं कि जो K4 प्रोजेक्ट है उसके 2 टेंडर जो हैं वो खुले हैं आज, और उसके पाइप के, स्टील पाइप सप्लाई के 2 मुख्तलिफ टेंडर है, जिसमें 30 मीटर शामिल है। उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को शिकायत आई थी। उन्होंने वापडा के चेयरमैन को लिखा और प्राइम मिनिस्टर को कॉपी दी कि भाई ये जो है टेंडर जो है ये गलत है, इसके अंदर नुकसान होगा, ये सही नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो नुकसान होगा, पॉसिबल नहीं है। ये इतना महंगा इसके अंदर जो है पाइप डाल रहा है, इसके अंदर पाइप की क्वालिटी जो है 3 गुना प्राइस की। जो कंप्लेंट थी कि इसके अंदर थी कि इसके जो 30 बिडर हैं, उन्होंने कहा कि इसको आप पोस्टपोन कर दें, हालात ख़राब हैं, इकोनॉमी इंटरनेशनल ख़राब है, मार्केट प्राइसेस नहीं है इसके अंदर, तो वो आप पोस्टपोन करें टेंडर को 1 महीने के लिए। तो इन्होंने वापडा ने कहा नहीं, हमने टेंडर करना है, तो टेंडर कर दिया। तो उसके ऊपर जो है शिकायत जो आई, हमने शिकायत जो है भेज दी TI पाकिस्तान ने कि PPRA रूल 2004 के तहत ये रूल्स की किताब है, इस रूल को सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, वापडा ने इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई टेंडर इशू नहीं होगा जब तक कि वो मोस्ट इकनॉमिकल नहीं हो। आपको यानी मैंने पहले भी कहा था कि आपको अगर कार चाहिए तो आप यानी टोयोटा करोला की जगह रोल्स रॉयस ना खरीदें। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक के लवाजमात पूरे नहीं होंगे उस तक टेंडर इशू नहीं होगा। कि आपको ज़मीन जो है वो हैंड ओवर नहीं हुई है तो ज़मीन हैंड ओवर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये PC1 का बना हुआ है, जो अप्रूवल में असद उमर साहब ने किया है। ये सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान कराची की तबाही कर दी ना, ये 4 साल के अंदर उन्होंने कहा ये बनेगा, तो इसने अनाउंस किया नहीं,
कि ये 2013 में इलेक्शन है, अक्टूबर में होना चाहिए। ये बात हो रही है जनवरी और पिछले साल की, जनवरी इस साल की। तो वाड्रा ने कहा ठीक है हम कर देंगे और टेंडर करें। टेंडर किया, कोई नहीं आया। अच्छा। FWO को और सब फेल हो गए, कोई नहीं आया। फिर दोबारा टेंडर किया और उस वक्त कि ये 2 साल में होगा। फिर दोबारा किया तो 1.5 साल में होगा, क्योंकि अक्टूबर की डेट देनी है। अक्टूबर में तो इसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी अगर होगा तो इस वक्त जो इसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है, अभी गवर्नमेंट चली गई है, नई गवर्नमेंट आ रही है, वो इसको देती है नहीं देती है ये प्रोजेक्ट जो है, जबकि बना हुआ है। आज भी हम कहते हैं कि इसको जो है रोक दें और इसकी जगह इस प्रोजेक्ट को जो पहले बन रहा था FWO को दें बनाए, 20-22 अरब रुपए के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा और ये आपके 150-200 अरब रुपए बच जाएंगे और पानी आ जाएगा कराची को विद इन 1.5 ईयर। और अब नई गवर्नमेंट आ रही है, उसके साथ हम अपील करते हैं कि नई गवर्नमेंट को आते ही K4 प्रोजेक्ट को उठाए। अब तो इसके अंदर नई गवर्नमेंट में पीपल पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट में वो दोनों तरफ शेयर होल्डर है। K4 में सिंध गवर्नमेंट के भी शेयर होल्डर है, फेडरल गवर्नमेंट में भी पार्ट होगी। तो इनका काम है इनको करें। और इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी इन्होंने गलत चीज़ें डाली हुई, यानी पेमेंट इसकी जो है वो आप सोचें पाकिस्तान रुपये में होगी। यानी अब ये वाड्रा का नया चीज़ शुरू हो गई कि ठेकेदारों को रुपये में पैसा दो, ये बाजार से खरीदें। ये रुपया महंगा क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, कि ये नई चीज़ आ गई है कि ये पैसा इनको पाकिस्तान रुपये में देंगे और वो ठेकेदार जाएगा बाजार से पैसा हवाले से खरीदेगा। हवाला महंगा होगा, दूसरा महंगा होगा, बाहर भेजेगा। मतलब ये पूरी की पूरी इसकी तो बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी कि ये जो वाड्रा का निज़ाम है इसके अंदर किसने किया, कौन इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है और क्या इसके अंदर डिज़ाइन की फॉल्ट है। इसी के साथ इसका वाड्रा का जो है आपको अगला इसका बता देता हूँ कि ये इनका जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन्होंने केस उठाया हुआ है। वो केस जो है बहुत बड़ा है तरबेला डैम में। इस वक्त जैसे गवर्नमेंट जा रही है ना, ये नई गवर्नमेंट आ रही है, तो ये बिटवीन द टू गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके अंदर के सारे इरेगुलरिटी जो कवर हो जाए। तो पिछले हुकूमत जा रही थी और वो शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उससे तरबेला डैम की ओपनिंग करवा दी उन्होंने वाड्रा ने। और उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने आते जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठा दी। ठीक। और इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठा दी क्योंकि अखबार में एक खबर आई थी कि उसमें तकरीबन 70 अरब रुपए का लॉस हो गया है, क्योंकि वो तरबेला डैम ख़राब हो गया उसकी, कि वो उसमें पानी नहीं था। और जस्ट टू प्लीज़ द प्राइम मिनिस्टर वाड्रा ने उसको किया। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा, किसका नुकसान हुआ है, नुकसान भरेगा कौन, किसकी वजह से हुआ है। तो वो 18 अगस्त को ये 2018 को जो है ये प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर किया। सितंबर को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी। उसके कमेटी का चेयरमैन जो था वो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, और उसके साथ 4 मेंबर रख दिए। एक मेंबर जो था सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये दोनों 22 ग्रेड के थे। एक PEC का चेयरमैन, एक जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी था वाटर पावर का, और एक जो है वो नेस्पाक को ले लिया उन्होंने। अब वो नेस्पाक जो है वो उनकी कंसल्टेंट है, सब सर्वेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस कमेटी ने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाई तो उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो तरबेला डैम के जो ऑर्डर दिया था ये इलीगल ऑर्डर दिया था, चेयरमैन वाड्रा ने दिया था ये। ठीक। और इसको मना किया था, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, कंसल्टेंट ने भी मना किया था, सबों ने मना किया था, मगर चेयरमैन वाड्रा ने जस्ट टू प्लीज़ दी गवर्नमेंट कि उसकी इनाग्रेशन कर दें। तो उसकी इनाग्रेशन के ऊपर पूरी की पूरी 126 पेज की रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और उसमें पूरा है। मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा कि ये $760 मिलियन का लॉस हुआ है। अच्छा। ये उस रिपोर्ट में डिटरमिन हुआ। 760 मिलियन डॉलर, आज रुपये जो है डॉलर जो है 185 का है। तो 185 का करें तो ये 150 अरब रुपए का लॉस हुआ है। और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स करने के लिए उन्होंने कमेटी ने कहा कि ये भेजा जाए प्लानिंग कमीशन को और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट निकाल के और बताए कि ये कितना पैसे का नुकसान है, और इन किरदार बता दिए कि जिनके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया था। उसके अंदर मेन जो उन्होंने कहा था कि ये चेयरमैन वाड्रा ने किया है ये। ठीक। वो रिपोर्ट जो है वो आई, और
अभी टाइम है अगले सेगमेंट जी 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 सर तो है। इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट जब आई तो इत्तेफाक की बात है कि वो 28 फरवरी थी। ठीक। 28 फरवरी को जो इसके चेयरमैन थे इंक्वायरी कमीशन के, उससे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ठीक। ख्वाजा साहब नाम था उनका, वो रिटायर हो रहे थे। ठीक। और वो उन्होंने मेंबर 5 जो थे, एक मेंबर जो था वो लाहौर में था नेस्पाक का, 4 मेंबर जो है इस्लामाबाद में थे। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है आखिरी 3 दिन जो है वो फाइनल किया और अपने चौथा मेंबर जो था वो मौजूद नहीं था क्योंकि 28 तारीख वॉज लास्ट डे, फ्राइडे था शायद वो, जी जी सर। और उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी थी तो, और वो रिटायरमेंट हो रहा था, उनका लास्ट डे था। तो ख्वाजा साहब ने जो चेयरमैन है उस रिपोर्ट को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रिपोर्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक। कोई भी यारी रिपोर्ट शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी, वो उसके अंदर लगाया था FIA के DG को, उन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर को आदम खान को भेजी, इन्होंने भी आदम खान को भेजी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट और पता चला कि उस पर काफ़ी प्रेशर था कि रिपोर्ट ना बनाए। अच्छा। उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर जो है ये भी हुआ कि चौथा मेंबर जो था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था और उनको उन्होंने, चौथा मेंबर लाहौर में था नेस्पाक का, तो उसको उन्होंने रिपोर्ट भेज दी कि आप ये देखें हम भेज रहे हैं ये आपके, तो उसने कहा कि आई डोंट एग्री विद दिस। उन्होंने कहा ठीक है आपके हम इसके साथ ईमेल लगा के भेज देंगे क्योंकि आज भेजनी ज़रूरी है, क्योंकि 28 के बाद सेक्रेटरी रिटायर हो गया था तो वो ना मिनिस्ट्री में होता ना कमेटी में होता, तो उनका उन्होंने लगा के 4 साइन से वो भेज दी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में 4:30 बजे जमा करा दी। जमा कराने के बाद वो रिटायर हो गए। अच्छा। अब अगली स्टोरी ये बनती है कि फैजल वाडा साहब जो मिनिस्टर थे, अच्छा, सैटरडे को एक रिपोर्ट और बनी है, उस पे उसके भी साइन थे। अच्छा। 5वें मेंबर के जो नेस्पाक का था, ठीक। और उसकी एक नोट लगा हुआ था, वो नोट बैक डेटेड था कि वो 28 तारीख का नोट था कि ये जो है इसके अंदर जो है ये मैं एग्री नहीं करता फलाना फलाना चीज़ें, ठीक है। ठीक। वो रिपोर्ट जो है उसको आदम खान साहब के पास वो रिपोर्ट गई। अच्छा। और उसके साथ जो है वो एक नोट गया फैसल वाडा साहब का, 11 पेज का। फैसल वाडा साहब एक ऑर्डनरी ठेकेदार कराची के, ठीक, उनके पास कोई इंजीनियरिंग नॉलेज नहीं है। अच्छा। वो एक रात में उन्होंने 11 पेज का नोट लिखा, वो नोट किसी और ने बनाया था। ठीक। वो नोट बनाया था कि इसके अंदर जो है वो ये टेक्निकल जो है ये मेंबर 5 के अंदर जो है कमेटी के अंदर जो है वो इसमें 2 जो है वो टेक्निकल कमेटी मेंबर टेक्निकल हैं और बाकी एक, हाँ एक इसमें FIA का भी था। अच्छा। FIA के भी डायरेक्टर जनरल इसके अंदर मेंबर हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो इसके अंदर जो है वो 5 मेंबर में से 2 जो है वो टेक्निकल है। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, तो टेक्निकल मेंबर के अंदर मेजॉरिटी जो है वो कहती है कि रिपोर्ट गलत है। अरे भाई टेक्निकल नहीं, रिपोर्ट इज़ अ कमेटी, कमेटी के अंदर सारे के सारे अपने उनकी एक अपनी एक्सपर्टाइज होती है। ये जो शुगर कमीशन बना था उसके अंदर क्या नाम था ज़िया का, जो DG FIA था, वो तो टेक्निकल नहीं था ना। शुगर अलग चीज़ है, उसकी जो है फाइनेंशियल चीज़ अलग है, करप्शन का आइटम अलग है, तो सब मिलके करते हैं। ISI के मेंबर भी होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं सारे। तो वो इसके अंदर उन्होंने इस किस्म का नोट लिखा कि जी इसके अंदर टेक्निकल कमेटी के मेंबर ने, हालांकि इसकी एक जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी उन्होंने एक सब कमेटी बनाई थी टेक्निकल मेंबर्स की, वो 7 मेंबर थे, सारे इंजीनियर थे। उस 7 मेंबर की मेंबर के अंदर मेजॉरिटी ने उसके अंदर नेस्पाक का चेयरमैन इंजीनियर था, प्लानिंग डिवीज़न के जैसे एक नसीर गिलानी साहब से चेयरमैन चीफ ऑफ वाटर, वो इसके मेंबर थे, और 2 और से मेंबर इसके। उन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि ये गलत हुआ है और इसके अंदर जो है नुकसान हुआ है। वो 735 अरब रुपये डॉलर की जो $1 मिलियन की जो अमाउंट है वो उन्होंने निकाली थी, और वो निकाल के रिपोर्ट में लिखा। तो वो रिपोर्ट के अंदर सर इस रिपोर्ट के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे KFRO प्रोजेक्ट के हवाले से, और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फैसल वाबदा और वाबडा की जानिब से जो 100 अरब रुपए के नुकसान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको गैर कानूनी तौर पर बंद कराया गया। ये तमाम तर मामला कैसे हुआ, और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी इस केस को इंक्वायरी के लिए उठा दिया है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं ये बता रहा था कि 3 फरवरी 2020 को पब्लिक अकाउंट कमेटी ने चेयरपर्सन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लिखा, allegation of 753 million loss during the execution of project Sabela Dam by Chairman Wabda in complaint against Secretary Ministry of Water, incorrect response received from PM portal by email for Farana date. I am directed to copy of the Wabda report sent to you. A copy of same is hereby enclosed. You are requested to kindly furnish your viewpoint on the ministry report on this. वाबडा ने इसको रिपोर्ट उनको भेजी थी कि जी ये रिपोर्ट जो है हमारी सही है और ये कंप्लेन गलत है। तो उस पर पूरा का पूरा आप देखें, ये लेटर 11 फरवरी को जवाब दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। राधा तनवीर हुसैन, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पूरा दिखाया जा रहा है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लेटर को रेफर किया हुआ है और सेक्शन ऑफिसर की रिक्वेस्ट को बताया है कि ये सब कुछ है। इसके मेन पॉइंट में बता दूँ, ये तो बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। इसके अंदर लिखा है, पर्टिकुलर कंप्लेंट pertains to loss of $753.7 million incurred to the exchequer during the execution of Sarbela Dam project by Chairman Wabda in the determined in the investigation report of 22 फरवरी 2019। 22 फरवरी डेट थी, मैंने वो 28 बताई, 22 फरवरी डेट थी क्योंकि उस दिन वो सेक्रेटरी साहब रिटायर हो रहे थे तो चलेगी। तो उसके बाद तो जब वो सेक्रेटरी रिटायर हो गए, फिर सैटरडे आया, फिर संडे आया, तो सैटरडे संडे तो बंद होता है, उसमें कैसे रिपोर्ट को जा सकती है। ठीक। According to rules, once the investigation committee formed by the Prime Minister complete the investigation and submit the investigation report to the Prime Minister along with his findings and recommendations for further action to be taken, namely conduct forensic audit of the loss of $753 million and to fix the responsibility for the recovery। ये रिपोर्ट है, तो शुगर कमीशन की थी। उसके बाद शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे एक्शन हुआ ना, कुछ FIA को दिया है। इसके अंदर लिखा हुआ था कि ये करें, और ये रिपोर्ट साइन किसने की थी, इसमें FIA का भी डायरेक्टर जनरल शामिल था। अच्छा। No one, may it be the minister or even the Prime Minister, can order to close the investigation which has already been completed under the laws of Pakistan। एक इंक्वायरी कराई तो आप बंद तो नहीं कर सकते, अगर आपका नाम आ गया बंद करना छुट्टी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। It's a question of loss of 753 million, which is rupees term is 131 billion. This is case of corruption of 131 billion। ये TIB ने अपने कमेंट दिए। The TOR of the 6-member investigation committee was stated below to examine whether the project was inaugurated in time or before completion of the formalities, to assess whether any loss to national exchequer occurred due to the inauguration of the project, to identify those responsible for making this decision, to fix the responsibility। ये 4 TOR थे। इस 4 TOR की इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट है, बड़ा क्लियर है। The investigation committee report was signed by the 5 members with IC para 2.09 that the 6th member has not signed the report, and the report was sent by Mr. Shamail Khwaja, Secretary, Ministry of Water and Resources, to Principal Secretary, Prime Minister on 22nd February 2019, and no copy was forwarded to the Minister. But SAPM letter of 8 May 2019 states that the report was submitted on 24th। तो ये एम्बिग्यूटी है कि SAPM जो है वो आदम खान का, उनका अलग एक आदम खान का स्कैंडल चल रहा है वर्ल्ड बैंक के अपॉइंटमेंट का, उसका अगले प्रोग्राम में बताएंगे। ठीक। एंड द मिनिस्टर लेटर 25, तो 24 तारीख को जो है वो ये रिपोर्ट साइन हुई है, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। और मिनिस्टर वाडा का जो है वो एक दिन में 25 फरवरी को उसने 11 पेज का नोटिस लगा दिया। ठीक।
Ministry of Water Power in letter of 4 January 2022 has not denied the ambiguity. PAC may invite Mr. Faisal Wada, ex-Minister Water, Mr. Shamal Khwaja, ex-Secretary Minister Water, Azam Khan, Secretary PM, to resolve this ambiguity and how the minister who else prepared the 8-page note. ये सारा लिखा है इसके अंदर 130 पेज की रिपोर्ट के अंदर. However, the Ministry of Water circulated the investigation committee signed by 6 members with a note of dissent Mr. Sheikh Altaf Hussain. अब ये सारे के सारे ये हैं कि ये नेस्पाक जो है ना वो एक अलग पाकिस्तान के अंदर एक यानी क्या कहते हैं लीच है कि चुड़ गई है पाकिस्तान की अकादमी का बेड़ा गर्क किया. हर जगह उसे साइन करा लो और उसे अरबों रुपए का घपले. वापडा के अंदर तो खरबों रुपए के घपले इनकी वजह से हो रहे. K4 भी जो है वो इसी ने खराब किया नेस्पाक ने, वो उसका भी अलग है. ठीक. The fourth item, TOR clearly explained the process to determine the quantum of loss. On 18/11/2019, CDWB asked Minister of Water Power to conduct performance audit. अब ये पूरी रिपोर्ट का मतलब इसमें हम ये बता रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन की दास्तान है और मैनिपुलेशन है और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को ये उन्होंने भेज दिया. फिर बाद में एक इनकी वो हैं फरिया सेक्शन ऑफिसर, ये शुरू से आखिर तक वो जवाब देती रहती हैं. इनको भी उनको चाहिए बुला के और इस पर इंक्वायरी करें कि ये 130 अरब रुपए का नुकसान जो है वो रिकवरी पहले करनी चाहिए. ठीक. रिपोर्ट के हिसाब से दिया हुआ है. फिर ये इलीगल तरीके से कैसे इसको मैनिपुलेट किया, फोर्जरी कैसे की गई. जो रिपोर्ट 22 तारीख को शमाइल ख्वाजा साहब ने साइन करके जमा कराई थी 22 फरवरी को, वो 24 फरवरी को कैसे वहाँ पे गई है आजम खान के पास. ये 2 दिन का जो है इसके अंदर वक्फा है. वो रिपोर्ट गलत है. वो रिपोर्ट ओरिजिनल जो है वो उसके अंदर सिर्फ एक आदमी के साइन नहीं है और सेकंड रिपोर्ट के अंदर उसके भी साइन है. वो पॉसिबल नहीं है. तो ये सारा का सारा जो केस है ये करप्शन की एक अच्छा ये वही मैंने बता रहा हूँ जैसे आज का दौर है K4 में भी कर रहे हैं कि ये बीच का दौर है, नई गवर्नमेंट आएगी तो हो जाएगा ये पिछली गवर्नमेंट ने किया है और हम बच जाए. अब इसके अंदर मलबा पीछे वाली गवर्नमेंट पे डाल दिया. ये एक हर डिपार्टमेंट का ये होता है कि ड्यूरिंग चेंज ओवर ये करप्शन की जाती है. तो ये करप्शन को जो है वो इसको यानी वापडा की ये करप्शन जो है ये तबेला डैम की ये बहुत एविडेंट है. इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है कि शुगर कमीशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई इमरान खान ने बनवाई ना. ये रिपोर्टें हमने नहीं बनाई हैं. ठीक. वीट कमीशन इमरान खान ने बनाई. रिंग रोड कमीशन इमरान खान ने बनाई. ठीक. तरबेला डैम कमीशन इमरान खान ने बनाई. ठीक. एक्शन क्यों नहीं होता भाई. यही तो इन रिपोर्टों में करप्शन डिटरमिन्ड हो गई. इसमें बता दिया कि फलाने आदमी का कसूर है. इसमें बता दिया कि कैसे होगा. पैसे को फॉरेंसिक ऑडिट करके क्वांटम करो कि हो सकता है 730 मिलियन नहीं हो, 500 मिलियन हो या 1000 मिलियन हो. ये सब करके और उसको रिकवरी करें. ये नहीं हुआ. और ये सब छपा हुआ ही है अखबारों में मगर कोई पूछने वाला नहीं है. और इसमें तो यही हम बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जो है वो करप्शन के जो ये केसेस हैं ये इतने ज़्यादा एविडेंट हैं जो और किसी हुकूमत में मिलेंगे नहीं. क्योंकि इन्होंने खुद रिपोर्टें करा के ये चीज़ें निकाली हैं. ये किसी और ने नहीं कराई है. ये FIA ने या नैब ने इंक्वायरी नहीं की है. ये इंक्वायरी इमरान खान साहब ने कमीशन बनाया. उनकी अपनी इंक्वायरी है. यार अपनी इंक्वायरी के ऊपर तो एक्शन लो भाई. ऐसा ही उस पर तो नोटिस लेना चाहिए. एक इन्होंने कमीशन बनाया ब्रॉडशीट करप्शन जो 28 अरब रुपए का नैब का केस है लंदन का. उस कमीशन के अंदर वो जस्टिस रिटायर क्या नाम था उसका सईद, उनके चेयरमैन बनाए सिंगल मैन कमीशन. उन्होंने रिपोर्ट के अंदर बता दिया कि जी वो सारे के सारे चेयरमैन नैब जो है वो उसमें कोई उनका कसूर नहीं है. सारा कसूर जो है वो फलाने आदमी का फलाने आदमी का फलाने आदमी का है. भाई वो रिपोर्ट जो है तो उसको लेकर आ सामने. उसी में एम्बेसडर हमारे जो बासी साहब उनका नाम डाल दिया. अरे उनका क्या ताल्लुक है यार. बासी साहब का क्या ताल्लुक है इसके करप्शन है नैब के. अजमत सईद तो खुद नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे जब ये काम अवार्ड हुआ था.
उन्होंने खुद किया, तो ये रिपोर्ट में तो वो खुद इसके अंदर पार्टी है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने केसेस डाले हुए हैं, ब्रॉडशीट को इन्होंने केसेस दिए थे, जरदारी के और नवाज शरीफ के, अजमत सईद ने। वो रिपोर्ट के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो 28 अरब रुपए पाकिस्तान के कहाँ गए? उसका ये चीज़ है कि ये जो करप्शन की रिपोर्ट है, तो इसमें बहुत सारी है। तो हमारा तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत से है कि कम से कम उन रिपोर्टों पे करप्शन की जो इमरान खान साहब ने 5 रिपोर्टें कराई हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो एक एक्शन होना चाहिए, और एक्शन रहना चाहिए कि रिपोर्ट सही थी या गलत थी, ये बताया जाए। अगर रिपोर्ट गलत है तो रिपोर्ट बनाने वाले को, क्योंकि ये ब्लैक मेलिंग है, ये एक शरीफ आदमी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा दिया चेयरमैन बावटा पे इसने, कमीशन ने अगर गलत इल्ज़ाम लगाया है, इन्वेस्टिगेशन कमीशन है 6 आदमियों ने, 2 फेडरल सेक्रेटरी, एक DGFI है और एक चेयरमैन PC है, तो उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब जैसे अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने की डिप्टी स्पीकर की कि उसने गलत दिया। डिप्टी स्पीकर एक छोटा आदमी है बहुत, उसके जाली सीट पे बैठा हुआ है वो, उसकी उस गलत कार्रवाई से प्राइम मिनिस्टर ने गलत कार्रवाई की, उस प्राइम मिनिस्टर की गलत कार्रवाई से प्रेसिडेंट ने गलत कार्रवाई की। उस गलत कार्रवाई की वजह से मुल्क जो है वो एक अंधे कुएं में चला गया। वो तो शुक्र अदा करो कि ये लॉ ऑफ नेसेसिटी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं क्या समझते हैं करप्शन के खात्मे के लिए किन इकदाम की जरूरत है? रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने के 4 दफा रूल ऑफ लॉ को तोड़ा था, लॉ ऑफ नेसेसिटी बनाया था। 1954 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस कर दिया था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट तोड़ दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीर मोहम्मद ने रूल ऑफ लॉ को तोड़ के कहा रूल ऑफ नेसेसिटी कि ये वक्त की ज़रूरत है, इलीगल है मगर वक्त की ज़रूरत है। और उसके बाद 5 दफ़ा हुआ ये, ज़िया-उल-हक का माशाल्लाह, अयूब का माशाल्लाह, इसका मुशर्रफ का माशाल्लाह उसमें हुआ। कल का जजमेंट है, सब यही समझ रहे थे कि ये दोबारा ये आ जाएगा कि ये अपना जो लॉ ऑफ नेसेसिटी आ जाएगा। तो लॉ ऑफ नेसेसिटी एक ही पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का है, रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन। मगर क्या करे, फवाद चौधरी जैसे आपके मिनिस्टर होते हैं, जो अब मिनिस्टर कानून नहीं है, वो जो रूल ऑफ लॉ को समझते नहीं कि मतलब क्या है इसका, स्टेट कैप्चर को समझते नहीं कि मतलब क्या है। ये इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में चेंज होगा तो उसके अंदर ये हमारे ये कि कम से कम ये 5 इंक्वायरियाँ जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कराई हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में नाज़रीन KFRO प्रोजेक्ट के हवाले से और वापडा कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, और बताया आपको कि किस तरह से करप्शन की गई इन तमाम तर चीज़ों में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।